हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 242 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, स्फेरिसिटी वैल्यू ऑफ फॉर एन एग्जैक्टली स्फेरिकल पार्टिकल इज। तो स्फेरिसिटी मीन्स उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्फीयर की तरह कितना सिमिलर रहेगा, तो वो आपकी रहती है स्फेरिसिटी वैल्यू। तो स्फेरिसिटी वैल्यू ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इज 1। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पार्टिकल diameter obtained by optical microscopy method is. So in optical microscopy method, the particle diameter type is projected diameter. So here option B is correct. Next question is, which of the following operators is used to determine the particle size by the gravity sedimentation method? So by gravity sedimentation method, uh, this Anderson pipette operators used this particular mechanism for the size determination. So option C is correct. Next question is, particle size obtained from the plot of cumulative percent frequency and logarithm of the particle sizes. So between when we draw the plot of cumulative percent frequency and versus logarithmic of particle size, then we can obtain the diameter of geometric mean diameter. So here option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट टू अ सस्पेंशन ड्यूरिंग साइज एनालिसिस बाय एंडरसन पिपेट ऑपरेटर्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू। सो हम डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट की एडिशन सस्पेंशन में क्यों करते हैं? साइज एनालिसिस के दौरान, जब हम साइज एनालिसिस एंडरसन पिपेट ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं, तो इसमें डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट को ऐड किया जाता है टू ब्रेक powder aggregates. So here option D is correct. Next question है, the nature of calcium phosphate present in tooth enamel is. So tooth enamel में जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उसका नेचर कैसा है? So it is basic in nature. So here option A is correct. Next question है, which of the following salts has no water of crystallization? तो इसमें ये आपका सॉल्ट रहता है बेकिंग सोडा, विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इट हैज़ नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेलर फ्लूइड कंस्टिट्यूट। इंटरसेलर फ्लूइड 45 to 50% हमारी बॉडी वेट का रहती है। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच फ्लूइड इज एक्यूमुलेटेड इन द इंटेस्टाइनल स्पेस बिकॉज ऑफ लो ऑस्मेटिक प्रेशर इज नॉन एज। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो फ्लूइड है वो आपका इंटेस्टाइनल स्पेस के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी लो रहता है। सो इट इज़ बेसिकली known as edema. So here option B is correct. Next question है, give the examples of desensitizing agent in dental products. तो dental products में desensitizing agent जो है वो आपका यूज़ होता है strontium chloride. So here option A is correct. Next question है, the largest known gene in human is. So the largest known gene in human is dystrophin. So here option A is correct. Next question है, which are the antibodies involved in type 2 hypersensitivity reaction? तो टाइप 2 hypersensitivity reaction में आपकी जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व रहती हैं, these are IgG and IgM. So here option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडेमा इज़ मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ। तो जो आपका एडेमा कंडीशन रहती है वो आपकी वेसोडाइलेशन की वजह से हो सकती है, इंक्रीज आर्टीरियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से हो सकती है, या फिर वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से भी एडेमा कंडीशन जो है वो हो सकती है। सो हियर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल विच लॉस्ट एबिलिटी टू प्रोलिफरेट इज कॉल्ड। सो ऐसे सेल्स जो कि
प्रोलिफरेट करने की एबिलिटी को खो चुके हैं। दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज स्टेबल सेल्स, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर डिले द हीलिंग प्रोसेस। इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस का जो टाइम रहता है उसको डिले कर देते हैं। सो इसमें आपका इन्फेक्शन, पुअर ब्लड सप्लाई एंड मूवमेंट, ये तीन डिफरेंट फैक्टर्स आपके रहेंगे जो कि हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देंगे। सो हियर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईजीएफ स्टैंड्स फॉर, सो ईजीएफ रहता है एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजीज आर, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये आपके इम्यूनो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं, ये आपके कॉक्स पाथवे का प्रोडक्ट रहते हैं, साइक्लोऑक्सीनेज पाथवे, जो भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं या फिर थ्रोम्बोग्रेन्स हैं, ये सारे इसमें आपके सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की जाएगी। सो दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम नाइट्रोफेनॉल कंटेन्स, मेटानाइट्रोफेनॉल जो है इसमें आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइड चेन, तो इनमें से किस कंपाउंड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो साइड चेन में प्रेजेंट होता है। तो दिस वन इज फिनाइल एसिटिक एसिड, तो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मेड अप ऑफ टू और मोर बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर कॉल्ड, सो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग से बने होते हैं उनको विच आर फ्यूज्ड टुगेदर, सो इन्हें क्या कहा जाता है। सो दीज आर नॉन एज polynuclear hydrocarbons or fused ring hydrocarbons. So here option D, both A and B is correct. Next question है, the azabenzene is a systematic name of, so azabenzene जो है वो आपका pyridine के लिए टर्म यूज़ की जाती है, तो here option A is correct. Next question है, the rate of generation of new bactericidal cell become equal to death rate during which phase. सो नया बैक्टीरियल सेल जो है उसका जो रेट ऑफ जनरेशन रहता है जब वो रेट ऑफ जनरेशन इक्वल हो जाता है डेथ रेट के, सो ये आपका किस फेज़ में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यू विल सी दिस इन द स्टेशनरी फेज, सो हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लैग फेज, सो लैग फेज के दौरान क्या रहता है। तो लैग फेज के दौरान जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेटल होना स्टार्ट करते हैं इन द न्यू एनवायरनमेंट, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज, तो डिक्लाइन फेज के दौरान क्या कंडीशन रहती है। तो ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज नंबर ऑफ लिविंग सेल्स डिक्रीजेस, सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम इज़ यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, द फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम ये आपका स्टर्लिटी टेस्ट में यूज़ किया जाता है एंड एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया इन दोनों की कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो हेयर बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का सेल जो है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन से बना रहता है, सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का भी के बीच का जो गैप रहता है दैट इज नोन एज प्री प्लाज्मिक और पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉक्ड पार्टिकल्स ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी पार्ट रहता है उस पर जो स्टॉक्ड पार्टिकल्स रहते हैं दीज आर नोन एज, सो दीज आर सिंपली नोन एज peroxisomes, so here option B is correct. Next question है, the सिद्धा science is a traditional treatment system generated from culture, तो जो सिद्धा सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम है ये जनरेट हुआ है फ्रॉम द कल्चर ऑफ
Tamil Nadu. So here option B is correct. Next question है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद पित्त दैट इज बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो पित्त जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो जो भी आपके लीवर रिलेटेड डाइजेशंस रहती हैं वो सारी आपकी इसमें आती हैं. ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट्स द फ्लूइड्स एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रासेलर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो इसमें आपका जो रस रस रहते हैं, these रस represents the fluid of the human body. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना एंड तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली. तो सिनकोना एंड तुलसी ये दोनों जो हैं आपके रूबिएसी एंड लेमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो जो सिनकोना है इट बिलोंग्स टू रूबिएसी फैमिली एंड तुलसी जो है इट बिलोंग्स टू लेमिएसी फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम. तो सिफेलोस्पोरिन आपका ऑब्टेन होता है फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम एक्रेमिनियम. सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड विच इन्वॉल्व्स द मैशिंग और पाउंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू रिलीज द जूसेस. तो एक ऐसा मेथड जिसमें जो रॉ मटेरियल है उसकी मैशिंग या फिर पाउंडिंग की जाती है ताकि जूस जो है वो रिलीज़ हो सके. So this is known as Kalka and Swarasa. So here option C both A and B is correct. Next question है, in the pediatric dose calculation, children in the first 20 days of birth comes under the class of. So in pediatric dose calculation, basically those children which comes under first 20 days of birth, these comes under the class of neonatal. So here option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज डायग्नोस्ड बाय. सो द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज मेंटॉक्स टेस्ट. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन अमंग द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेबल डिजीज. सो द टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज filariasis. So here option D is correct. Cancer, diabetes, hypertension, these are the non-communicable diseases. Next question is, the rod-shaped bacteria are. So the rod-shaped bacteria are known as bacillus. So here option C is correct. Next question है, Vidal test is used for the diagnosis of. Basically Vidal test जो है ये आपका टाइफॉइड की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है. तो हेयर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनहिबिट्स आरएनए सिंथेसिस. तो कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है? सो दिस एंटी टीबी ड्रग इज रिफेम्पिसिन. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग. जो रेडमैन सिंड्रोम है वो इनमें से किस ड्रग के साथ जो है वो एसोसिएटेड है? सो इट इज़ एसोसिएटेड विद वेनकोमाइसिन. सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई कफ इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ. तो ड्राई कफ एनालाप्रिल का कॉमन साइड इफेक्ट है. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश ड्रॉप्स आर यूज इन ऑटिक कैविटी. ऑटिक कैविटी में एयर ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है. ऑटिक मीन्स एयर. सो हेयर ऑप्शन बी एयर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी मीन्स. सो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी है कि हमारी बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जो आपका अनचेंज फॉर्म में पहुंचा है वो आपका कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी. सो द measurement of rate and amount of therapeutically active drug that reaches systemic circulation is known as bioavailability. So here option C is correct. Next question है, the following drugs cause hemolysis in a patient with glucose 6PD deficiency except. तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका हेमोलाइसिस कोज करेगा पेशेंट में जिसमें G6PD डेफिशिएंसी है. सो एंड ऑल्सो दे हैव बीन आस्किंग एक्सेप्ट मीन्स कौन सा नहीं करेगा. सो इसमें आपका प्रीमोक्विन आ जाएगा एंटी मलेरियल, डेप्सोन एंटी लेप्रोटिक, पेनिसिलिन इसमें नहीं करेगा एंड मिथाइलिन ब्लू आपका 1% फॉर्म में जो है वो यूज़ किया जाता है लीक टेस्टिंग. सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two or more drugs are used in combination to increase pharmacological action, the phenomena is known as.
तो जब दो या फिर दो से ज़्यादा ड्रग को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है तो इनका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू द separate thing. So here option B will be the correct answer. Like synergism जो है ये आपका रहता है जिसमें जो सम रहता है, मान लो आपके पास दो ड्रग्स हैं A एंड B, तो इसका इफ़ेक्ट आएगा, इसका इफ़ेक्ट आएगा, देन इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो फाइनल इफ़ेक्ट आएगा अलग अलग देने पे, तो वो A+B आएगा। लेकिन इसको अगर हमने कंबाइन कर दिया तो ये आपका A+B नहीं आएगा, देयर विल बी ऑल्सो अ C। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल अंडरगोज मेटाबॉलिज्म बाय। तो पैरासीटामोल जो है ये आपकी मेटाबॉलाइज होती है थ्रू ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन प्रोसेस। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोटेंट ट्रंक्विलाइजर ऑल्सो एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग हाइपरटेंसिव इफेक्टिव। सो कौन सा ऐसा पोटेंट ट्रंक्विलाइजर है जो जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है? तो दिस वन इज क्लोरडाइजिपोक्साइड। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है pyridoxine B6 is administered with isoniazid therapy to minimize the। तो बेसिकली जो pyridoxine है दैट इज विटामिन 6, इसको आइसोनियाजिड के साथ कॉम्बिनेशन में क्यों दिया जाता है? सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बिकॉज इट कॉजेज न्यूरोटॉक्सिटी। ठीक है, जैसे ही अगर आप आइसोनियाजिड देंगे तो हमारी बॉडी में B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी कंडीशन अराइज होगी। अब जब हमने B6 ऑलरेडी दे दिया है साथ में तो दिस कंडीशन विल नॉट राइज। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये काम किया जाता है। सो इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस की PDF आपको चाहिए, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।